तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो? विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज जैसे कि आप बोर्ड में देख रहे हो, आज हम एक बहुत ही नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है जंतुओं में जनन। ओके। इसके बाद हम आज जो है हमारे जो लास्ट जो 10 मिनट्स है उसमें आपके एमसीक्यू भी कंडक्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि जंतुओं में जनन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उससे पहले हर रोज की तरह ही हम आज के शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। आज का शुभ विचार है, खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस होता है। तो बच्चों, जिन व्यक्तियों में या जिन बच्चों में अपने पर विश्वास नहीं होता है, वे कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें अगर जिंदगी में जीवन में आगे बढ़ना है, तो हमें सबसे पहले ये चाहिए कि हम पर हमें विश्वास होना चाहिए। उसी को हम आत्मविश्वास कहते हैं, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। तो जब भी आपको को कुछ लगता है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे या फिर आप किसी चीज में हार जाओगे, तो सबसे पहले आपको जो मजबूत करना होता है वो होता है आत्मविश्वास, यानी कि खुद पर विश्वास। ठीक है। और इसको करने के लिए ये बहुत ही साहसी काम होता है। ठीक है। और जो बच्चे अपने ऊपर विश्वास कर रखते हैं या जो व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास रखते हैं, वो बहुत ही साहसी होते हैं। तो चलिए इसी एक शुभ विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, हमने जो है पिछले क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा है ना। मनुष्य के जो हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं, उन सब के बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो बेटा, पिछले क्लासेस में आपने जो पढ़ा है, यानी कि मनुष्य में या जंतुओं में जो है बहुत सारी जो है हमारे शरीर के अंदर क्या चलती रहती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती रहती है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, है ना। जैसे कि आपने पाचन के बारे में पढ़ा है, परिसंचरण के बारे में पढ़ा होगा, श्वसन के बारे में पढ़ा है। तो ये सभी जो प्रक्रम होते हैं मनुष्य में चलते रहते हैं। तो हमारी जो प्रत्येक जो ये सारे जो प्रक्रम है, ये सारे प्रक्रम हमारे हर जीव की जो है उत्तरजीविता के लिए अत्यावश्यक होता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा है परिसंचरण, परिसंचरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, आपका जो हार्ट होता है, आपका जो हृदय होता है, हृदय ही सबसे मेन ऑर्गन होता है उसमें, है ना। वो क्या करता है, हर तरफ क्या करता है, रक्त को प्रवाहित करता है हमारे शरीर में। हमारे हर शरीर के हर ऑर्गन्स में क्या मिलता है, रक्त मिलता है। ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त जो है हर जगह पहुंचाता है। तो इसी से हम जीवित रहते हैं। फिर देखिए बेटा, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। तो तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग। जी हाँ, तंत्रिका तंत्र जो है हमारे पूरे बॉडी को जो है, हमारा जो ब्रेन होता है जिसका मेन ऑर्गन होता है, हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, हमारे सारे शरीर के जितने भी कार्य चलते हैं, जितने भी हमारे कार्य में जो हमारे शरीर में जो प्रक्रम चलते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये कार्य होता है उसका। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो श्वसन प्रक्रम की बात करें, तो बेटा आपने पिछले क्लास में पिछले जो है क्लासेस में अच्छी तरह से पढ़े होंगे कि जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या जिसे हम श्वसन प्रक्रम कहते हैं, वो हमारे लिए कितना आवश्यक होता है या जीवों के लिए कितना आवश्यक होता है ना। क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसका जो मेन ऑर्गन होता है, क्या होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं। तो हम जो है उच्छ्वसन करते हैं, अंत श्वसन करते हैं, ये सभी प्रक्रियाएं जो है किसमें चलती रहती है, श्वसन प्रक्रिया में चलती है, और हमारे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बाद आपने पाचन की क्रियाओं के बारे में पढ़ा होगा, पाचन प्रक्रम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त की है। तो पाचन में क्या होता है, हम जो भोजन खाते हैं उसका पाचन करना और हमारे शरीर में पोषक तत्वों को लभ्य करवाना, है ना। हमारे शरीर को हमारे सारे कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। तो पाचन जो प्रक्रम है उसका कार्य भी
यही है। अब स्केलेटल सिस्टम है हमारे शरीर का, है ना, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जितनी भी अस्थियां हैं, अस्थियों से बना हुआ जो सिस्टम होता है उसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है बेटा? आपके बॉडी को सपोर्ट देना, आपके बॉडी को शेप देना, ये सब कार्य क्या करता, कौन करता है बेटा? हमारे शरीर का स्केलेटल सिस्टम करता है ना। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में होने वाले हर प्रक्रम का अपना अपना एक रोल रहता है। तो आज की कक्षा में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की या जनन की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो ये जनन क्या है या रिप्रोडक्शन क्या है? ये जो वर्ड आया है जनन, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये क्या है, कोई बता सकता है मुझे? तो ये क्यों आवश्यक है? जैसे कि हमें पता है कि पाचन तंत्र क्यों आवश्यक है हमारे शरीर के लिए, परिसंचरण की आवश्यकता क्या है, श्वसन की आवश्यकता क्या है, तो जनन की आवश्यकता क्या है, या फिर रिप्रोडक्शन की आवश्यकता क्या है जंतुओं में? तो बेटा हमारी जो जनन है, ये जो जनन है, ये जाति की, यानी कि हमारी जो स्पीशीज है, देखो हम मनुष्य स्पीशीज के हैं ना, हम लोग मनुष्य हैं, अलग अलग जीव जंतुएं हैं, बहुत सारे स्पीशीज के जीव जंतुएं हमारे आसपास है। तो एक जाति की निरंतरता बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रिप्रोडक्शन की या जनन की आवश्यकता होती है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर? जी हाँ, किसके लिए? जाति की, है ना, यानी कि स्पीशीज की जो है निरंतरता, कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जनन की आवश्यकता होती है ना। आप जरा सोचिए, अगर ये जनन जो प्रक्रिया है, जो प्रक्रम है, ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखो अब मनुष्य में अगर जनन नहीं होगा तो आप सोचिए, एक या दो मनुष्य होंगे, वो मर जाएंगे, तो आगे कौन जाएगा भाई? आगे तो कोई होगा भी नहीं, मनुष्य जाति होगी ही नहीं। कोई गाय भैंस है, वो अगर जनन नहीं करेंगे तो क्या होगा? उनकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह से जितने भी जो जीव होते हैं हमारे जीव जगत में, उन सभी में ये जो प्रक्रम है ये चलना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, स्पीशीज की निरंतरता या कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया प्रक्रम का होना बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों आपको पता है, आपने बहुत सारे जीव जंतु अपने आसपास देखे होंगे, है कि नहीं? वो अपने छोटे छोटे बच्चों को जन्म भी देते देते हैं, देखा है आपने? जंतुएं जो होते हैं वो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं, अपने यंग वंस को क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सजीवों की एक बहुत ही बड़ी खासियत होती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि मनुष्य है तो शिशु, मनुष्य का जो बच्चा होता है, मनुष्य किसको जन्म देता है? जो जन्म देता है उसका बच्चा होता है शिशु, है ना, उसको शिशु कहते हैं। अब बिल्ली, कुत्ता, अब कुत्ते की बात हम करते हैं, चलो कुत्ता, है ना, कुत्ता जो बच्चे को जन्म देता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? उसे हम पिल्ला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम पिल्ला कहते हैं, है ना, पिल्ला यानी कि पप्पी। फिर उसके बाद जो तितली होती है, उसका जो यंग वन होता है उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? पता है आपको? आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, है ना, तितली, उसको हम इल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? इल्ली, या कैटरपिलर बोलते हैं उसको, है ना, कैटरपिलर या इल्ली। अब मुर्गी, मुर्गी जो बच्चे को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मुर्गी, बताइए। हाँ बिल्कुल, चूजा, है ना, चूजा या चूजा जो भी है। मेंढक, मेंढक, बताइए आप मुझे। मेंढक जो है किसको जन्म देता है? उसका जो यंग वन होता है उसे हम टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? हम टैडपोल कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से सभी जीव जो होते हैं इस प्रक्रम को करते हैं ताकि अपनी जाति को वे आगे बढ़ाए, ठीक है। चलिए, अब हम जनन की जब बात करते हैं तो जनन जो है, आपने पौधों में जनन के बारे में तो बहुत डिटेल में जो है
पिछले क्लासेस में आपने पढ़े हैं, है ना। तो जनन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपने देखा है पौधों में जो है जनन जो है दो विधियों से होती है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, है ना। तो उसी प्रकार से जंतुओं में भी, ठीक है, जंतुओं में भी जो जनन होता है वो दो विधियों से होती है, या दो विधियां पाई जाती है जंतुओं में भी। वे कौन कौन से हैं? पहला है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। और दूसरा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब बेटा लैंगिक जनन को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? जी हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार की विधियां होती है जनन में, जो जीवों में होती है, वो है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं लैंगिक जनन की। किसकी बात करेंगे? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए देखिए हम लोग। चलिए बेटा, जो होता है लैंगिक जनन होता है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या क्या होते हैं? आपको आपने बेटा पिछले क्लासेस में जो पौधों के बारे में पढ़ा है उसमें आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा कि उनके जो होते हैं दो प्रकार के, जो लैंगिक जनन होते हैं उसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, है ना। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जननांग और जो है नर जननांग, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में। इसी तरह से जंतुओं में भी ये होता है। तो लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जननांग होते हैं, है ना, आपने पढ़ा है। फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें होते हैं, है कि नहीं। एंथर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, पिस्टल के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो इसी तरह से जो है जीवों में भी ये पाए जाते हैं। तो जंतुओं में भी नर एवं मादा में विभिन्न जनन भाग जो है अथवा अंग होते हैं। ठीक है, अब जो है पौधों की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं वे? मादा और नर युग्मज यानी कि जाइगोट्स बनाते हैं, जो संलयित होकर क्या बनाते हैं बेटा? ये युग्मक जो है यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? बिल्कुल सही, युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं ये। ठीक है, और ये युग्मनज जो है ये क्या करता है? ये विकसित होकर या डेवलप होकर एक नए जीव को बनाता है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार का जनन जो है जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं, बोलिए, लैंगिक जनन। ठीक है, तो वो जनन जिसमें कि दोनों प्रकार के युग्मक शामिल होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक, उसी को हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं उसको? हम लैंगिक जनन कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक और बात देख ले इसको। चलिए तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन करने वाले पौधों में, जैसे कि आपने पढ़ा है, नर और मादा जननांग या भाग होते हैं। तो जंतुओं में भी नर एवं मादा जननांग होते हैं। पौधों की तरह ही जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं, है ना, जो संलयित होकर क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? जो संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। और ये युग्मनज यानी कि जाइगोट जो है क्या करता है? क्या करता है? नए जीव को, नए जीव जो है बनाता है, यानी कि सेल्स का जो है, सेल्स जो है इसमें क्या हो जाता है? डेवलप होते रहते हैं, कोशिकाएं जो होती है विकसित हो होकर एक नए जीवन का निर्माण करती है। तो इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या बताया मैंने? लैंगिक जनन में किस कौन कौन भाग लेता है बेटा? कौन कौन भाग लेता है? यहाँ पे लिखूं? चलिए, यहां पर जो होता है, यहां पर एक
मादा युग्मक होता है और एक नर युग्मक होता है। ओके। मादा और नर युग्मक का होना जरूरी होता है, किसमें? लैंगिक जनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। तो ये जब मिलता है, ये यानी कि ये सभी, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है बेटा? बताइए आप लोग, क्या होता है? हाँ, ये मादा युग्मक और जो नर युग्मक मिलता है, इससे क्या बनता है? युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है। युग्मनज यानी जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। और फिर ये जाइगोट विकसित होकर किसका निर्माण करता है बेटा? एक नए जीव का निर्माण करते हैं। नया जीव का निर्माण या उत्पत्ति होती है। तो ये है लैंगिक जनन। ठीक है। अब लैंगिक जनन में जैसे मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के जो है युग्मक होते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक, है ना। तो हम देखेंगे कि मादा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, मादा युग्मक यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और नर जो है वो उनमें क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मादा जननांग को, उनमें क्या क्या होता है, उनके भाग कौन कौन से हैं, ये देखकर आए हम लोग। चलिए देखते हैं। एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जननांगों के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं। उसके बाद फिर हम एक एक करके जाएंगे। चलिए, यहाँ पर नर और मादा जननांगों के बारे में जरा आपको छोटी सी जानकारी दे देते हैं। ठीक है। जनन अंक। जनन अंक ऐसे वो अंक होते हैं जिनकी सहायता से जो होती है, क्या होता है? जनन होता है। चलिए, तो बेटा नर जननांग की अगर हम बात करें तो नर जनन अंगों में क्या क्या होता है? एक जोड़ा वृषण होता है, यहां पर आप देख सकते हो, एक जोड़ा वृषण। और क्या होता है? शुक्राणु नलिकाएं होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो नलिकाएं हैं, ये जो ट्यूब है, इसको हम कहते हैं शुक्राणु नलिका या स्पर्म डक्ट कहते हैं उसको। ठीक है। और एक शिश्न या लिंग होता है, यहाँ पर जो बीच में देख रहे हो आप लोग, ये क्या है? शिश्न या लिंग कहलाता है, जिसे हम पेनिस कहते हैं। ओके। वृषण जो है, क्या करता है? यहाँ पर तर नहीं है बच्चे, यहाँ पर नर है। ठीक है। तो वृषण क्या करता है? नर युग्मक का उत्पादन करता है। नर युग्मक का उत्पादन करता है, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्राणु जाता है, शुक्राणु या स्पर्म कहा जाता है। और वृषण लाखों शुक्राणुओं को उत्पन्न करता है। तो वृषण क्या करता है बेटा? जो टेस्टिस होती है वो क्या करती है? बहुत सारे यानी कि लाखों स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती है, लाखों शुक्राणुओं को जो है उत्पन्न करता है। अब शुक्राणु की बात करेंगे तो वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि आप जो है नग्न नेत्रों से नहीं देख सकते, नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, क्योंकि वे माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। पर प्रत्येक में क्या होता है? एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होता है। देखो बच्चे, इसकी जो डिटेल में हम इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको सीखेंगे। ठीक है। अभी बस एक छोटी सी जानकारी के लिए जनरल जो है इंफॉर्मेशन आपको मैं दे रही हूँ। तो वास्तव में जो है, हर शुक्राणु जो होती है उसमें कोशिका के सामान्य संघटक पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कि जैसे कोशिकाओं में जो 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 चीजें संघटक होते हैं, उसी प्रकार जो है शुक्राणु में भी पाया जाता है। अब मादा जननांग की बात करें तो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या होता है, आप देख सकते हो चित्र को यहाँ पर। तो मादा जननांगों में क्या होता है? एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। तो मादा जननांगों में क्या क्या होता है बेटा? एक जोड़ी अंडाशय, फिर अंडवाहिनी यानी कि ओवरी होता है, ओविडक्ट होता है, और गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं।
अब अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है, जैसे कि जो है, अब हमने देखा नर जननांग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, है ना। टेस्टिस जो है वो नर युग्मक उत्पन्न करता है, उसी तरह से अंडाशय क्या करता है, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु कहते हैं या ओवम कहते हैं। तो मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से विकसित अंडाणु अथवा ओवम जो है वो निर्मोचित होकर अंडवाहिनी में होता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे, कंफ्यूजन नहीं होना है किसी को। गर्भाशय कौन सा भाग होता है बेटा, वो भाग होता है जहां शिशु जो है विकास करता है, ठीक है। तो शुक्राणु की तरह अंडाणु भी जो है एकल कोशिका होती है, यानी कि उसकी वो एक कोशिकी होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाएं नहीं होते, एक कोशिका होते हैं, ठीक है। लेकिन अंडाणु क्या होते हैं, शुक्राणुओं से बड़े आकार में होते हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा। तो आज जो हमने आपको सिखाया वो सब आपको क्लियर है। तो अगले क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अगले क्लास में हम डिटेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनका जो डायग्राम है उसको कैसे लेबल करना है, ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आज का हमारा टाइम हो रहा है किसका, एमसीक्यू का टाइम हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चंस आपके लिए तैयार है। हम ये जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो पिछले चैप्टर में से है। तो तैयार करें, हम लोग शुरू करें सभी। चलिए बेटा, तो सबसे पहला प्रश्न है, विलुप्त होने के कगार पर आने वाली जो प्रजातियां हैं उनको क्या कहा जाता है। विलुप्त होने के कगार पर आने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, संकटापन स्पीशीज, विलुप्त प्रजातियां, खतरे में आने वाली प्रजातियां, तो उनको क्या कहा जाता है। दूसरा है, संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक क्या कहलाती है। संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक क्या कहलाती है, ऑरेंज डेटा बुक, ब्लू डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक या रेड डेटा बुक। तो संकटापन जंतुओं का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है। वनों को पुनः स्थापित करना कहलाता है पुनर्वनरोपण, पुनर्चक्रण, प्रवास, वनों की कटाई। वनों को पुनः स्थापित करना क्या कहलाता है। चौथा प्रश्न है, पक्षियों और जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है। पक्षियों और जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, पुनर्वनरोपण, पुनर्चक्रण, प्रवास, वनों की कटाई। अगला है, जंगली भैंसा। जंगली भैंसा जो है वो एक संकटापन स्पीशीज है, क्यों, क्या कारण है, हम जो जंगली भैंसा है उसको क्या कहा जाता है, संकटापन स्पीशीज कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया है, इसकी संख्या जो है घट रही है। दूसरा ऑप्शन है ये विलुप्त हो रहा है या विलुप्त हो चुका है। सी ऑप्शन है यह केवल एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, इसे छोरी छिपे मारने पर सख्ती से रोक लगा दी गई है। तो जंगली भैंसे को संकटापन स्पीशीज के कैटेगरी में क्यों रखा जाता है। चलिए अगला है, छठवां प्रश्न, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज, वनस्पति जात, प्राणी जात, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं। अगला है, संकटापन स्पीशीजों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना है आपने, संकटापन स्पीशीजों के बारे में एक कथन जो है इसमें गलत है, ठीक है, वो आपने बताना है। उनकी संख्या प्रबल रूप से घट गई है, ये निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपने बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है।
और चौथा है इनके प्राकृतिक पर्यावरणों से संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगला है, अगला जो प्रश्न है वो है 1 टन कागज, ठीक है बेटा, यहां पर 1 टन है। 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है? कितने वृक्षों को काटा जाता है 1 टन कागज को प्राप्त करने के लिए? 18 वृक्षों को, 16 वृक्षों को, 17 वृक्षों को या 15 वृक्षों को? 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए हमें कितने वृक्षों की कटाई करनी पड़ती है? अगला चलते हैं, रेड डेटा बुक में निम्नलिखित में से किस किस का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है? तो रेड डेटा बुक की बात हो रही है यहाँ पर, तो कैसे कैसे स्पीशीजों का जो है या किन किन का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है? स्थानिक स्पीशीज का, विलुप्त स्पीशीजों का, संकटापन्न प्राणी का, इनमें से कोई नहीं। तो रेड डेटा बुक में किस किस का रिकॉर्ड जो है रखा जाता है? स्थानिक स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज, संकटापन्न प्राणी या इनमें से कोई नहीं? यहां पर संकटापन्न प्राणी या संकटापन्न स्पीशीज कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है 10वां, विलुप्त प्रजातियां वे हैं जो पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गई है, असामान्य, दुर्लभ या कभी कभार ही पाई जाती है, निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं, इनमें कोई नहीं। तो विलुप्त प्रजातियां क्या है? ठीक है, वे एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में पूछा जा रहा है यहां पर। तो वे क्या है? पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गए हैं, असामान्य, दुर्लभ या कभी कभार पाई जाती है, निकट भविष्य में विलुप्त हो सकते हैं या इनमें से कोई नहीं। आई होप सबने क्वेश्चंस देख लिए हैं। चले हम आंसर्स की तरफ। चलो बेटा आंसर्स देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, विलुप्त होने के कगार पर आने वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बेटा उनको? बिल्कुल, विलुप्त होने की जो प्रजातियां होती हैं उन्हें हम संकटापन्न स्पीशीज कहते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। संकटापन्न जंतुओं का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक को हम क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक कहा जाता है उसको, है ना, आईयूसीएन का रेड डेटा बुक। वनों को पुनः स्थापित करना कहलाता है पुनर्वन रोपण, पुनर्चक्रण, प्रवास। वनों की कटाई क्या होता है बेटा? रिफॉरेस्टेशन, पुनर्वन रोपण। पक्षियों और जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना कहलाता है क्या? माइग्रेशन अथवा प्रवास। अगला है, जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीशीज है क्योंकि? क्या कारण है बेटा? ये कैसे स्पीशीज है? देखो, संकटापन्न स्पीशीज कहा गया है यहां पर। क्यों 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 कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी संख्या जो है वो घट रही है। अगला है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं? उन्हें हम विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं, है ना। चलिए 7वां, संकटापन्न स्पीशीजों के लिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है? उनकी जो संख्या है प्रबल रूप से घट रही है, वो सही है। निकट भविष्य में वे विलुप्त हो सकते हैं, ये अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, क्या ये सही है? इनके प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना आवश्यक है। तो ये जो कथन है सी वाला, ये कथन जो है वो गलत है। अगला है, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने आपके किताब में बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा हुआ है बेटा ये, कि 17 वृक्षों को काटा जाता है। चलिए 9वां, डेटा जो रेड डेटा बुक है उसमें किस किस का रिकॉर्ड रखा जाता है बच्चों? स्थानिक स्पीशीज, विलुप्त स्पीशीज, संकटापन्न प्राणी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, संकटापन्न प्राणियों का जो डेटा होती है उनको रखा जाता है। विलुप्त प्रजातियां कौन सी हैं? वे कौन से हैं बेटा? एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन से हैं? दुर्लभ स्पीश, देखो दूसरा वाला ऑप्शन देखो, असामान्य, दुर्लभ, कभी कभार पाए, उनको क्या कहते हैं हम लोग? दुर्लभ स्पीशीज कहते हैं, है ना। और निकट भविष्य में जो विलुप्त हो सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? संकटापन्न स्पीशीज कहा जाता है।
पृथ्वी से पूरी तरह से लुप्त हो गई है जो स्पीशीज, उनको ही हम क्या कहते हैं, उनको ही हम विलुप्त प्रजातियां या एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पैसेंजर पिजियन का, डोडो पक्षी का, है ना, वूली मैमथ का। तो वो सब एग्जाम्पल्स जो है आपने याद रखने हैं। तो आई होप आप आज के क्वेश्चंस जो है सभी ने अच्छे तरह से कर लिए होंगे, सबके आंसर्स जो है ठीक आए होंगे। और अगले क्लास में हम और भी बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। तब तक जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।